हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम रीजनरेशन पढ़ रहे थे और हमने एनालिड, आर्थ्रोपोड तथा रेप्टाइल्स में रीजनरेशन पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं इस वाले वीडियो में रीजनरेशन इन मैमल्स। तो मैमल्स में जो है रीजनरेशन कैपेसिटी कम होती है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि लोअर एनिमल्स होते हैं उनमें रीजनरेशन अधिक पाया जाता है। जैसे जैसे हायर एनिमल्स की तरफ बढ़ते हैं तो रीजनरेशन की क्षमता कम होती जाती है। इनके अगर भ्रूण के अगर पैर काट दिए जाएं तो ये पुनः परिवर्तित नहीं होते। तो स्तनियों में घाव बढ़ने तक की रीजनरेशन क्षमता होती है। कुछ हद तक ऊतकों की भरपाई हो जाती है, परंतु संपूर्ण अंग का रीजनरेशन इनमें नहीं होता। ऊतकों में अस्थियां व टेंडन में अन्य ऊतकों से कुछ अधिक पुनरुद्धारण क्षमता होती है। इन जंतुओं में अस्थियों के दरारों व अन्य प्रकार के टूट फूट की मरम्मत हो जाती है। टेंडन को क्षति पहुंचने पर पहले इनका स्थान संयोजी ऊतक ले लेते हैं, बाद में ये टेंडन समान कार्य और संरचना प्राप्त कर लेते हैं। पहले एक अंडा समान स्तनियों के यकृत में भी रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है। यकृत का काफ़ी भाग काट दिए जाने पर भी शेष भाग की कोशिकाएं विभाजन का पहले की मात्रा प्राप्त कर लेती हैं तथा यकृत का सामान्य कार्य करती हैं, भले ही यकृत पूर्वत आकृति प्राप्त न कर पाया हो। तो जंतु जगत के विभिन्न वर्गों में रीजनरेशन की क्षमता का सर्वेक्षण करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अनेक कार्य किए। जिनमें सबसे पहले है वोल्फियन लेंस रीजनरेशन। कोलुकी ने 1885 में कुछ यूरोडेल जंतुओं को पाया कि उनके नेत्र का लेंस हटाए जाने पर पुनः पुनरुद्धारण हो सकता है। इसका वर्णन वोल्फ ने 1894-95 में किया। इस प्रकार के रीजनरेशन को वोल्फ के सम्मान में वोल्फियन लेंस रीजनरेशन भी कहते हैं। तो लेंसेक्टोमी के उपरांत पुनः इसकी प्राप्ति की क्षमता कुछ अन्य जंतुओं में पाई जाती है। जीनोपस लेविस नामक मेंढक की जाति में लार्वा में ये क्षमता पाई जाती है, परंतु कायांतरण के उपरांत इस जाति में लेंस पुनरुद्धारण की क्षमता समाप्त हो जाती है। तो इसमें एक उन्होंने बताया नवीन लेंस का स्रोत। यूरोडेला के जंतु में होने वाले लेंस के पुनरुद्धारण की एक विशेषता ये होती है कि इसमें लेंस को ये ऊतक जन्म नहीं देता है जो सामान्यतः भ्रूणीय अवस्था में लेंस को उत्पन्न करता है। इस प्रकार सैलामेंडर में लेंस आइरिस की जो एपिथेलियम होती है यानी कि न्यूरोलेक्टोडम, वो आई कप के एक भाग से विकसित होता है। भ्रूण में ये कॉर्निया की सतह यानी कि बॉडी एक्टोडम से बनता है तथा आई कप इसका प्रेरण करता है। इसके विपरीत जीनोपस में लेविस में ये मेंढक में ये कॉर्निया उपकला की बेसल लेयर ऑफ कॉर्नियल एपिथेलियम व पेरिकॉर्नियल एपिडर्मिस से रीजनरेट होता है। सेकंड है रीजनरेशन हेतु उद्दीपन। नेत्र से लेंस काटना लेंस रीजनरेशन हेतु उद्दीपन का कार्य करता है। कॉर्निया या आइरिस तभी नए लेंस का निर्माण करेगा जबकि मूल लेंस उसमें से निकाल दिया जाए। बिना लेंस निकाले आइरिस या कॉर्निया को चोट पहुंचाने से लेंस का रीजनरेशन नहीं होता। जी लेविस ने यदि कॉर्निया को काटे भी नहीं, यदि लेंस निकाल लिया जाए तो पुनरुद्धारण नहीं होता। तो सी है रीजनरेशन के समय होने वाले परिवर्तन। यूरोडेल जंतुओं में लेंस विहीन नेत्र की आइरिस एपिथेलियम वर्णक विहीन होने लग जाती है तथा लेंस वेजिकल का निर्माण करती है। ये डायग्राम में दिखाया गया लेंस वेजिकल का निर्माण। इस प्रकार इन मेलानिन युक्त वर्णक कोशिकाओं में विभेदन होता है। लेंस पुटिका के वर्णन विहीन हो जाने के बाद पुटिका की दोनों सतह पर तेजी से विभाजन होता है। इस समय वेजिकल की आंतरिक भित्ति जो है कॉलमनर एपिथेलियम की बनी होती है। कुछ समय बाद विभेदन प्रारंभ होता है तथा लेंस फाइबर्स का निर्माण होता है। निचली परत अब एक उभार के रूप में दिखाई देती है। इस समय नेत्र लेंस के विभिन्न प्रोटीन भी उत्पन्न होते हैं, जिनमें गामा, अल्फा, बीटा, गामा व डेल्टा 4 प्रकार के होते हैं। इनमें गामा क्रिस्टल प्रमुख है। लेंस के लगभग पूर्ण विकसित हो जाने के कुछ दिन तक ही लेंस परितारिका के साथ रहता है, बाद में ये इससे अलग हो जाता है। तो ये डायग्राम में दिखाया गया है वेजिकल फॉर्मेशन होता है, फिर ये वेजिकल बड़ी हो जाती है और अंत में अलग होकर लेंस बना लेती है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि लेविस के कार्यों में कॉर्निया का आधारित कला से लेंस का पुनर्भवन होता है। नेत्र निकाल दिए जाने पर कॉर्निया को क्षति पहुंचाने पर रीजनरेशन प्रारंभ होता है। कॉर्निया की आधारित सतह की उपकला लेंस पुटिका का निर्माण करती है। यह पुटिका कॉर्निया की आंतरिक आधार के स्थूलन से बनती है। विभाजन के बाद विभेदन से नेत्र के विशिष्ट प्रोटीनों का निर्माण होता है। इस प्रकार सैलामेंडर और जी लेविस के लार्वा में मेटाप्लेशिया देखा जा सकता है। अब है टेल रीजनरेशन। जो कॉर्डेट जंतुओं में टेल के रीजनरेशन की क्षमता एनोसिड एन्यूरो वर्ग के लार्वा, यूरोडेला के सदस्य, न्यूट व सैलामेंडर तथा छिपकलियों में पाई जाती है। टेल पुनर्भवन की जानकारी रेप्टाइल्स में भी कई जगह पाई जाती है। रेप्टाइल्स में पाई जाती है तो इनका जो रीजनरेशन जो है वो उसमें टेल में सबसे अधिक रेप्टाइल्स में पाई जाती है।
फिर है लिम्ब रीजनरेशन। तो रीजनरेशन के विषय में एम्फीबियन जंतु के अगर पैर का हम रीजनरेशन का अध्ययन करें तो रीजनरेशन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि ये एपिमॉर्फिक प्रकार का रीजनरेशन है। ये यूरोडेला जंतु में लार्वा व वयस्क अवस्थाओं में तथा एन्यूरा के लार्वा में पाया जाता है। इस प्रकार के रीजनरेशन में प्रमुकुल का निर्माण होता है, परंतु इसे बनाने वाली कोशिकाएं शरीर में अन्यत्र से माइग्रेट कर घाव के स्थान पर नहीं आती, वरन घाव के स्थान पर ही विभेदित कोशिकाएं बार बार निर्विभेदित होती हैं तथा पुनः डिफ्रेंशिएट होती है। इस प्रकार एम्फीबिया के पैर रीजनरेशन में मेटाप्लेसिया देखा जा सकता है। सुविधा की दृष्टि से हम देखें कि इनमें किस तरह की संरचनाएं विकास होता है। फर्स्ट होता है मॉर्फोलॉजिकल इवेंट्स। यदि रीजनरेशन के समय होने वाले परिवर्तनों को मॉर्फोलॉजिकल दृष्टि से देखें तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि सबसे पहले तो प्रीब्लास्टेमा का निर्माण होता है, प्रमुकुल भ्रूण अवस्था। इस अवस्था को घाव का बंद होना या घाव बढ़ना कहते हैं। यदि यूरोडेला एम्फीबियन के लार्वा अथवा वयस्क का पैर किसी स्थान में काट दिया जाए तो उसे हम एम्पुटेशन कहते हैं, अथवा किसी प्राकृतिक कारण से कट जाए तो उसमें यह प्रभाव प्रारंभ हो जाता है। शीघ्र ही उस स्थान पर रक्त का थक्का बनना प्रारंभ हो जाता है और ये थक्का ठूंठ से और रक्त प्रवाह रोकता है तथा कोशिकाओं में बाहरी संक्रमण को भी नहीं होने देता है। रक्त के थक्के के नीचे अब त्वचा की कला कोशिकाएं सरक कर घाव को आवृत कर लेती हैं और ये समस्त घटनाक्रम द्रुत गति से घटित होता है। ये अधिकतर 1 दिन का समय लेता है। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोमा। घाव बढ़ जाने के साथ ही कुछ समय में ठूंठ के अंतः सिरे की जो कोशिकाएं होती हैं वो बड की तरह फूल जाती हैं और अंदर से ये सक्रिय मीजेनकाइम कोशिकाओं की बनी होती है। इस कलिका को हम कहते हैं रीजनरेशन या रीजनरेशन ब्लास्टोमा। ये ब्लास्टोमा भ्रूण की लिम्ब बड के समाने सक्षम होती है क्योंकि आगे चलकर ये संपूर्ण पैर का निर्माण करने की क्षमता रखती है। थर्ड है मॉर्फोजेनेसिस। अगली अवस्था में जो पैर के निर्माण की जो होती है संरचना विकास की अवस्था में कलिका की कोशिकाएं तीव्र गति से वृद्धि करती हैं, विभेदित होती हैं और ये विभेदित कोशिकाएं ही पाई जाती हैं। अतिशीघ्र कलिका एक कोन का रूप धारण कर लेती है और इसके बाद ही कोन स्टेज कहा जाता है। ये अवस्था 20वें दिन आती है। इस अवस्था के 4 से 6 दिन बाद कलिका अपने दूरस्थ किनारे पर पृष्ठ डोर्सोवेंट्रल सरफेस पर चपटी होने लग जाती है और इसे पैलेट स्टेज कहते हैं। ये कलिका अग्रपाद में हो तो इसे हैंड प्लेट कहते हैं और पश्चिम में हो तो इसे फुट प्लेट कहते हैं। पट्टिका अवस्था के 5 से 10 दिन में ही परिवर्तित होते पैर के दूरस्थ सिरों पर डिजिट्स के उभार में इनके बीच खांचे दिखाई देने लग जाती है। इसे हम कहते हैं नोज स्टेज। इसके साथ ही आंतरिक स्तर की विभिन्न ऊतकों का विभाजन प्रारंभ हो जाता है और कुछ हफ्तों में ही संपूर्ण पैर का परिवर्तन हो जाता है। इसमें लगभग 2.5 माह का समय लगता है और ये जो रीजनरेशन से बना हाथ या पाँव सामान्य हाथ पाँव की तरह ही होता है। तो इस प्रकार जो है पैर में रीजनरेशन पाया जाता है। अब आगे हम मैमल्स में भी और कौन से रीजनरेशन होता है अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स।